और अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। बजट तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री अलग अलग सेक्टर्स के साथ मैराथन बैठक कर रही हैं। सरकार की कोशिश एक लोक लुभावन बजट पेश करने की होगी, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खासकर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर पार पाना और एक अच्छा बजट पेश करना सरकार के लिए सुनिश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी। बजट पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसे बजट का काउंटडाउन भी माना जा सकता है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट की पहली बैठक की। देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट से रायशुमारी के बाद कल यानी शनिवार को वित्त मंत्री किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों और एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। दरअसल वित्त मंत्री का ये सिलसिलेवार बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बजट से सीधे सरोकार आम लोगों के साथ साथ देश की इकोनॉमी की कमान संभालने वालों से भी होता है। बजट का खाका वित्त मंत्रालय को ऐसी परिस्थितियों में तैयार करना पड़ रहा है जब सरकार के सामने बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के हालात ने सरकार की समस्या को और बढ़ाकर रखा है। ऐसे में आम आदमी के बजट के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड बजट के बीच तालमेल बिठाना किसी भागीरथी प्रयास से कम ना होगा। इसके अलावा आयात निर्यात के मोर्चे पर भी सरकार की चुनौतियां कम नहीं है। तो डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया भी सरकार की एक बड़ी सिरदर्दी है। फिलहाल तो सरकार का सबसे अधिक फोकस उन सेक्टर्स पर होगा जहां अधिक से अधिक रोजगार के मौके निकल सके। साथ ही नौकरी पेशे से जुड़ा एक और बड़ा तबका यानी शहरी और मिडिल क्लास की उम्मीदों पर खड़ा उतरना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। खास करके आयकर के दायरे में छूट और इसके दायरे को बढ़ाने को लेकर सरकार पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। बजट को लेकर बैठकों का ये सिलसिला इसी महीने 30 दिसंबर को थम जाएगा। इस बीच वित्त मंत्री की किसान, उद्योग जगत, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के लोगों के साथ हुई बैठक का सार आ चुका होगा। जाहिर है वित्त मंत्री को मिले सुझावों और मौजूदा वित्त परिस्थितियों को देखते हुए ही बजट का खाका तैयार होगा। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि आने वाला बजट लोक लुभावन हो और अधिक से अधिक लोगों के हितों को साधने वाला हो, साथ ही देश की तरक्की को नया आयाम देने वाला भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल सर यही होगा कि GDP में नरमी दिख रही है, महंगाई को देखते हुए मंदी के संकेतों पर आपका पहला रुख क्या है? देखिए, आज ही मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को कम करने के लिए फिलहाल तो इस बात को टाल दिया है। इसलिए ग्रोथ को सपोर्ट पूरी तरह से फिस्कल पॉलिसी पर ही डिपेंडेंट होगा। इसलिए बजट में अब जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात है, किस तरह से ग्रोथ के मोमेंटम को वापस लाया जाए। Q1 और Q2 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार साल भर की ग्रोथ को अब डाउनवर्ड रिवीजन के लिए सब्जेक्ट किया जा रहा है। RBI ने भी अपने ग्रोथ रेट को घटा दिया है, 6.6% कर दिया है, जो कि पहले 7.2% था। और जो विश्लेषक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो दृष्टि बनाए रखते हैं, उन लोगों ने भी जो ग्रोथ के अनुमान लगाए हैं वो 6 से 6.5% के बीच में है। इसका अर्थ ये है कि ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, जिसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी पॉसिबिलिटीज कम हो गई हैं। तो जो बजट की पहली प्रायोरिटी होगी वो ये है कि किस तरह से ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए। अब ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बजट के पास डिमांड को सपोर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कंजम्पशन डिमांड यानी गवर्नमेंट कंजम्पशन डिमांड, जिसका असर पड़ता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ बढ़ाएं या कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ बढ़ाएं, पहला तो डिसीजन ये लेना पड़ेगा। और दूसरा डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि क्या फिस्कल डेफिसिट को घटाए या कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। तो इस बीच में मेरी तो राय ये बनती है कि सबसे अच्छा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, जैसा कि स्ट्रैटेजी ये पिछले 2-3 साल में रही
और जिसका कि बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा। इसी साल ऐसा हुआ कि बजाय एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ होने के कॉन्ट्रैक्शन हो गया पहले 6 महीने में। इनफैक्ट पहले 7 महीने में कॉन्ट्रैक्शन हो गया और वही एक मुख्य कारण है जिसके कारण कि सेकंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ घट करके 5.44% रह गई। तो अगर जो मेन इंजन है ग्रोथ का उसको हम लोग अलाउ कर दें कि वो नेगेटिव ग्रोथ पर रह जाए, तो फिर ये एक्सप्लेन करना बहुत सीधा हो जाता है कि गवर्नमेंट डिमांड की कमी के कारण, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड के रिसेशन के कारण ऐसा हुआ है। तो ये रिकवरी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इलेक्शन का समय था। ये बात इलेक्शन का समय भी था, उसके ठीक बाद मानसून भी आ गया और इन मानसून के महीनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, ये बात सच है। लेकिन पिछले सालों के पिछले इलेक्शंस की तुलना में अगर देखा जाए तो एक्चुअली जब इलेक्शंस होते हैं तो सरकार के एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। इसलिए इस बार थोड़ा-सा विशेष हो गया। फिर भी अभी 5 महीने बाकी हैं। इन 5 महीनों में सरकार को एक्सेलरेटेड तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। अब ये अपहिल टास्क है क्योंकि बजट एस्टीमेट जो था उसके हिसाब से अगर ग्रोथ करी जाए तो 52% ग्रोथ करनी पड़ेगी बाकी 5 महीनों में, जो कि थोड़ा मुझे कठिन दिखता है। इसलिए हमको इस बात पर तो थोड़ा सेटल हो जाना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ शायद इस साल 6.4-6.5% तक ही रह पाए। हम्म। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है, राजस्व घाटा कम करने की ज़रूरत है। एक और अहम सवाल बनता है सर कि नौकरियों की स्थिति कैसे बेहतर हो, कैसे फॉर्मल जॉब बढ़ाई जाए। फॉर्मल सेक्टर में जॉब जो है वो ज़्यादातर अर्बनाइज्ड और फॉर्मलाइज्ड सेक्टर्स में होती है, जहाँ की सरकार के पास बहुत ज़्यादा लीवरेज नहीं है। हालाँकि उन्होंने पिछले बजट में कई स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड निकाली थी और ख़ास करके जो स्कीम्स इंटर्नशिप से रिलेटेड थी और प्राइवेट कंपनीज़ में साल भर सपोर्ट करने की इंटर्न्स को जो बनाई गई थी स्कीम, वो सब तो तुरंत की तुरंत लागू की जा सकती है और उसका कुछ फ़ायदा पड़ेगा। क्योंकि एक तो बात दिखलाई पड़ रही है कि रूरल डिमांड के कंपैरिज़न में इस बार अर्बन डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए फॉर्मल सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है हम्म। और जो इनिशिएटिव लिए गए थे इस साल के बजट में, हम्म। उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो उनसे कुछ न कुछ जो है वो प्रभाव पड़ेगा। हम्म। बाकी ये है कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती है, तो उसके कारण जो है प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, हम्म। लेकिन और डिमांड बढ़ती है बाकी सेक्टर्स में जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण होता है। तो वहाँ भी डिमांड बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर इतनी बात तो पिछले बजट के कारण है। जी। लेकिन साथ-साथ ये भी सोचना चाहिए कि जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, हम्म। क्या उसी तरह से कोई अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बन सकती है क्या? हम्म। जिससे कि अर्बन सेक्टर्स में खर्चे को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के ऊपर प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस बीच स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, प्री बजट मीटिंग में आपकी ओर से क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि आप भी उस मीटिंग में थे। देखिए, ये जो प्री बजट मीटिंग है, पहली मीटिंग थी और अर्थशास्त्रियों के साथ ये मीटिंग थी और इसमें तमाम अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न विषयों पर इसके बारे में बातचीत की। उसमें से एक जो प्रमुख मुद्दा जो एक सुखद बात आ रही कि पूर्व में जहां मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को एक क्राइम के रूप में देखा जाता था कि यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी एक क्राइम है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल वैल्यू चेन है और आप क्यों इस चक्कर में पड़े हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। लेकिन इस बार के एक सुखद अनुभव ये रहा कि सभी अर्थशास्त्रियों ने, अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात की कि देश में एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की ज़रूरत है
और जिस प्रकार से दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, हमें अपने देश के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में जहाँ-जहाँ विकास हुआ है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीडीपी का 25 से 30% का रहा है। और अगर भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं बढ़ता है, तो उसके कारण हमारे ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का होना ज़रूरी है, जिसमें अभी तक तो हम पीएलआई स्कीम तो चलाए ही हैं, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो टैरिफ्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, तमाम प्रकार के इंसेंटिव्स हैं मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों ने, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, ट्रंप जी आ गए हैं, अब सत्ता संभालने वाले हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं। तो भारत भी और पूरे यूरोप में बाकी सी जगह पर भी प्रोटेक्शनिज्म जोरों पर है। तो ऐसे में भारत में भी हमें एक अदद अच्छी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ अपने देश के उद्योगों को हम आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे नीतियाँ अपनाएँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित रही है और अभी उनको उनके अंदर भी एक विश्वास जागृत करने की ज़रूरत है कि हाँ, भारत सरकार उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। बात कही आपने, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर फोकस दिखा है इस बार की पहली जो मीटिंग हुई उसमें। आपसे एक अहम सवाल होगा अश्वनी सर कि घरेलू उद्योगों को बचाने और बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कितनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि घरेलू इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा मिले। लंबे समय से भारत के जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास उनके लिए एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जिसमें विदेशी जो डंपिंग है, उसके कारण वो उद्योग प्रभावित ना हो। अभी तक हमारी यही स्थिति रही है कि हम एपीआई में काफ़ी आगे थे, लेकिन डंपिंग ने हमारे एपीआई इंडस्ट्री को फिनिश कर दिया। हम नए कई इंडस्ट्रीज़ जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को हम शुरू ही नहीं कर पाए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम पिछड़ गए। और जितने भी तमाम प्रकार के जो हमारे हार्डवेयर का प्रोडक्शन था, वो भी हम नहीं कर पाए। सोलर एक सनराइज़ इंडस्ट्री थी, उसमें भी हम आगे नहीं जा पाए, क्योंकि जो फॉरेन डंपिंग है उसका उसका खामियाजा भारत के उद्योगों को भुगतना पड़ा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार एक 360 डिग्री इसकी इवैल्यूएशन करे कि कैसे भारत के उद्योगों को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको विदेशी जो अनइक्वल कंपटीशन है, उससे हम कैसे बचा सकें, यह सारी बातें हमें करके देखनी होंगी, और यह जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, ये उसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में सभी अर्थशास्त्रियों को एक वो अच्छा लगा, क्योंकि पहले अर्थशास्त्री इस प्रकार की बातें कम किया करते थे। जाहिर तौर पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ग्रोथ पर उसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखेगा। डीके श्रीवास्तव सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि मिडिल क्लास महंगाई से त्रस्त है, कैसे राहत मिले, क्या उपाय करने की ज़रूरत है कि ये जो महंगाई है जो हाथों से बाहर निकलती दिख रही है उसको नियंत्रित किया जा सके। हाँ, महंगाई जो है एक मुख्य समस्या बन गई है, पर्टिकुलरली जो सीपीआई का कंपोजिशन है, उसमें फूड इन्फ्लेशन रह रह करके सीजनल फैक्टर्स के कारण बढ़ जाता है और उसका सीधा असर पड़ता है हाउस के बजट के ऊपर। और इसलिए महंगाई को दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो ये कि जो फूड इन्फ्लेशन है और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है, उसका निदान किस तरह से किया जाए, और जो बाकी सेक्टर्स से रिलेटेड इन्फ्लेशन है उसका निदान किस तरह से किया जाए। अब आरबीआई दोनों को इकट्ठा देखती है, जो कि ये ठीक ही बात है, और उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ भी है। लेकिन महंगाई जो फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, उसका तो शॉर्ट टर्म तरीका निकालना पड़ेगा, और जिन जिन वस्तुओं में कमी दिखलाई पड़ती है उसको ठीक से एंटिसिपेट करके जहां जरूरत हो उसमें सप्लाई को बढ़ाने के लिए बफर स्टॉक को रखा जाए, और जहां जरूरत हो वहां इंपोर्ट भी किया जाए। इस तरह से कम सीजनल जो अप एंड डाउन है उसको कम करके फूड इन्फ्लेशन कम किया जाए। जो बिल्कुल। इसमें दीर्घकालिक फैक्टर है वो पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड है, और ग्लोबल ग्रोथ की अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। वो हम लोग को लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऐसा लगता है कि बनी ही रहेगी। तो पेट्रोलियम प्राइसेस जब जब बिनाइन हो तब तक हम लोग को अपना स्टॉक बढ़ा करके उसके कीमत की वोलेटिलिटी के असर को भी मिनिमाइज करना चाहिए।
बिल्कुल बड़ी अहम बात कही आपने सर। एक अहम सवाल आपसे होगा अश्विनी सर कि कोरोना के बाद हमने देखा कि जो छोटे उद्योग थे उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई है, लेकिन बेहतर नहीं हो पाई है। जो असल में उनको वापस आना चाहिए था फॉर्म में, शायद वो आ नहीं पाए हैं। क्या वजह रही, और इस बार बजट में आप छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ मांग कर रहे हैं? ये बात सही है कि छोटे उद्योगों को मार पहले से ही पड़ती रही है, और कोरोना के बाद सरकार की नीतियों के कारण उसमें जरूर कुछ बदलाव आया है, कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन और करने की जरूरत है। अभी जो छोटे उद्योग हैं उनको सबसे बड़ी समस्या फाइनेंस की रहती है। फाइनेंस आप उधार लेते हैं तो किस्त देनी पड़ती है, उसके ब्याज देना पड़ता है और तमाम प्रकार की, और अगर लाभ ज़्यादा नहीं होता तो उसके कारण हमारा जो नया उद्यमी है वो अपने उद्योग से हाथ धो बैठता है। तो ऐसे में एक जो पिछले 4-5 सालों में एक बहुत बेहतर स्कीम सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है, और वो है एसएमई आईपीओस। और आप ये देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में आईपीओस आए हैं। 12,500 करोड़ रुपए का आईपीओ से उन्होंने कलेक्शन किया है, और उसके कारण इक्विटी कैपिटल मिलने के कारण उन पर वो बोझ भी नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिन लोगों ने उसमें निवेश किया है उन आईपीओस में, उनको भारी फायदा भी हुआ है। अब देखिए 12,500 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो जो एक्सचेंज पर जो एनएसई का भी एक्सचेंज है, बीएसई का भी एक्सचेंज में सेपरेटली उनको लिस्ट किया गया है, और 2,20,000 करोड़ रुपए का उनका वो वैल्यूएशन है। तो यानी कहा जा सकता है कि अगर हम नए तरीके अडॉप्ट करें उनकी फाइनेंसिंग के लिए, ताकि उनके विकास में, उनके उनके विस्तार में भी अच्छा सहयोग हो सकता है। ये बात, अभी इन्फ्लेशन की बात आ रही थी, मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि पिछले बजट के बाद हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि फूड इन्फ्लेशन को बाकी इन्फ्लेशन से अलग रख के देखना चाहिए, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के इस फार्मूला को बदलने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये फार्मूला बदलते नहीं हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचे रहेंगे, और ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, जो क्योंकि फूड इन्फ्लेशन तो अभी काफी समय तक चल रही है, उसके कारण हमारे उद्योगों को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, व्यवसायी हों, सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई देना पड़ता है। उधार, जो घर बनाने के लिए उधार लिया जाता है वो भी महंगा हो जाता है। तो इसके कारण हमारे देश में उस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के चक्कर में हमारे जो ग्रोथ है वो प्रभावित हो रही है। इसलिए हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए ये जैसे श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि हमें इसको अलग करना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन को अलग करके देखना चाहिए। बिल्कुल। डीके श्रीवास्तव सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का जिक्र किया अश्विनी सर ने, तो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति मजबूत करने के लिए इस पर मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कहला सकती है, यानी कि जहाँ आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट्स है। इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की है, और इसमें हम लोग को इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के विचारों को थोड़ा पीछे छोड़ करके बहुत महत्ता देनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये ख्याल करना चाहिए कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो कि लेबर इंटेंसिव हो और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सके और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी बढ़ा सके, उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को या आउटपुट के कंपोजिशन को प्रमोट करना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग को एक पूरा ब्लॉक न देख करके उसके कुछ हिस्से देखें, और स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली इन दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। अश्विनी सर, एक और सवाल बनता है कि आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में आई है और उसमें सीआरआर को 0.5% कम किया गया है। जाहिर तौर पर इससे सिस्टम में करीब 1,16,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आएगी। ये अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट करती हुई दिख रही है? पिछले लंबे समय से बैंकों के पास लिक्विडिटी की कोई खास कमी नहीं रही है, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से, कुछ समय से, जब आरबीआई के द्वारा जो परचेज किया गया है, जो इसकी सेल की गई है, इसकी फॉरेन एक्सचेंज की, उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है।
उसको देखने की ज़रूरत है और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में जो पिछले 20 एक दिन में जो स्थितियाँ निर्माण हुई हैं, उसके कारण ये जो लिक्विडिटी इम्प्रूव करने का जो सरकार इसका फैसला है, वो अच्छा फैसला है और चाहे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम नहीं किया है, लेकिन लिक्विडिटी को बढ़ाने का ये जो फैसला है, ये मुझे लगता है कि लंबे समय में इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल जिस तरह से शुरुआत हुई है श्री गणेश हुआ है बजट की प्री मीटिंग का, इस तरह से तमाम अहम मुद्दे हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, उत्पादन को बढ़ावा मिले, महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े, रोजगार के साथ साथ जो आम आदमी है उसकी जेब में ज़्यादा रकम आए, टैक्स कम आए, ऐसी बहुत सारी अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा शुरू हो गई है। अलग अलग सेक्टर्स की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। जाहिर तौर पर बजट में कुछ बेहतर होगा, हालांकि अभी तो शुरुआत है। हर सेक्टर की अपनी डिमांड आती रहेंगी और चर्चा भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया करेंगे अश्विनी सर और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका DK श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को पहली मीटिंग पर राय देने के लिए, अनुभव बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।